हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर हम अब लगातार आपके लिए डे बाय डे यानी कि एक दिन अलग यानी कि अगर हम बात करें 7 दिन होते हैं तो सातों दिन आपके अलग अलग पेपर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्लास 12 जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और यहाँ पर लाया हूँ बायोलॉजी का आने वाला पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, आपके हम वो सभी प्रश्न पेपर करवा देंगे जो आपके विगत वर्ष हो चुके हैं और जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। गारंटी है सर, कसम है सर, 95% प्रश्न हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर से फंसा देंगे। बाद में मत बोलना गुरुदेव बताया नहीं, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि मन लगा दीजिए, जमकर मेहनत करिए यार हमारे साथ। 95% एकदम पक्का है सर। कसम खा लीजिए, मेरी खा लीजिए सर, उनकी मत खाइए। गुरुदेव बोर्ड के बाद तो उनसे मुलाकात होगी, पता लगा उनकी झूठी कसम खा ली है तो वो भी गुरुदेव ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया तो बवाल हो जाएगा। हम किससे मुलाकात करेंगे उसके बाद? तो सर छुट्टी रहेगी गर्मी की। बिल्कुल ये सब जो आप कर रहे हैं ना भाई साहब, हम अब नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। देखिए मजे में पड़े यार, क्यों इतना बहुत ज्यादा टेंशन ही लेना है सर, बहुत ज्यादा बवाल नहीं काटना है गुरुजी, है कि नहीं? पेपर कोड करे जा क्या है, 302 348 सीजे आज हम पेपर कोड लेके आए। अच्छा, यूपी बोर्ड में ना आपके सात कुल 75 जिले हैं तो इसके लिए 7 सेट बनते हैं। कितने सेट बनते हैं सर? 7 सेट बनते हैं। हर एक जिले के लिए अलग अलग सेट आपका यूपी बोर्ड में बनता है, और वो सारा का सारा आपको क्या करना रहेगा सर? पढ़ना रहेगा। अच्छा, हर एक जिले का सर जी अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं सर कि सभी जिले में हमारे क्या रहेंगे सर, समान ही वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका हर एक जिले के लिए अलग अलग प्रश्न आने वाला है। देन आप लोग क्या करिए भैया, तैयार कर लीजिए। क्या करिए सर? पूरा पूरा हम तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे सर, 70 नंबर का पूर्णांक है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो 70 30 कितना हो गया सर? 100 नंबर आपका हो गया ऐसे ही, 100 नंबर हो गया ऐसे ही। अच्छा, जहां पर हो सके जितना ना उतना आप फिगर बनाइएगा, चित्र जरूर बनाइए। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 15 मिनट जो है आपको, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य करना, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख आपके दिए गए हैं। सबसे पहले आपका क्या है सर? यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न सर है क्या? बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहला है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या प्रश्न है? बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? जो बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का जो उभरा हुआ रूप होता है वो कौन सी गैस बनने के कारण होता है? तो CO2 है सर। कौन सी गैस है सर? CO2 गैस है हमारी। कौन सी गैस है सर? CO2 गैस के कारण होता है। CO2 गैस को क्या बोलते हैं सर जी? ध्यान देना, अगर पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए देन यही लगा दीजिएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना? ये CO2। अगला सर यहाँ पे है, चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आपसे हाथ जोड़ के सर, आई एम बेगर्स, कहते ना तो भिखारी है सबसे बड़ी, बस वही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कर लीजिए प्लीज। किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? मतलब ऐसे किसने ये प्रूव किया कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है? अच्छा, डीएनए का काम होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतानों जनकों में संतानों यानी कि जनकों द्वारा संतानों में गुड़ जाना। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, किसने पुष्टि किया है? अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेस ने। किसने? अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेस ने यह प्रूव किया कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। अच्छा, ये बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है सर? डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? जो घास परिवार होता है, जो जैसे
जो घास होती हैं, जितनी भी घास होती हैं, उसमें जो सर बीज पत्र बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रशल्क बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रशल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रशल्क बोला जाता है। अगला यहाँ पे क्रोमोसोम गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। क्रोमोसोमी गुणसूत्री विकार का यहाँ पे आपको उदाहरण बताना है। तो क्रोमोसोमी गुणसूत्री विकार का उदाहरण क्या है सर? टर्नर सिंड्रोम। क्या है सर? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है सर ये क्या है? हमारा क्रोमोसोमी गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। डाउन सिंड्रोम आ जाता तब भी ये सर इसका एक उदाहरण ही है। डाउन सिंड्रोम जहां पर सिंड्रोम दिखे वो गुणसूत्री विकार का क्या हो जाएगा? उदाहरण। और क्या हो जाएगा सर जी? टर्नर टर्नर क्लाइन फेंट्रल क्लाइन फेल्टर क्लाइन फेंटल फेल्टर सिंड्रोम ये भी क्या है सर जी? क्रोमोसोमी गुणसूत्री का क्या है? विकार का उदाहरण है। उसके बाद आपका आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के, एक एक नंबर के आएंगे। ये आपका आएगा स्त्री केसर जायांग का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो स्त्री केसर का आपको याद होगा बीजांड सबके बारे में भाई साहब छाप देना, ठीक है ना? वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिका क्या है? सब कुछ आप छाप देना, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। तो ये आप मैंने एक फिगर दिया है, अगर आपको इसे सिंपल वाला कोई याद हो तो आप उसे छाप देना। अगला है यहाँ पे आपका सर है क्या? थोड़ा ध्यान देना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम, यानी कि ऐसे जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो खेत होते हैं, इसमें जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो जो पैदावार होती क्या होती है सर? बढ़ जाती। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसके लिए दो सूक्ष्म जीव हैं, एजोटोबैक्टर और क्या है? क्लोडोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम यानी क्लोस्ट्रीडियम जो है, यह दो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या ध्यान देना, विषम युग्मता क्या है सर? विषम युग्मता क्या है? किसे कहते हैं सर विषम युग्मता? जब नर एवं मादा युग्मक असमान होते हैं तो इन्हें विषम युग्मक कहते हैं, तथा इस गुण को विषम युग्मता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विषम युग्मता कहते हैं। तो विषम युग्मता सर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब नर और मादा युग्मक असमान होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, तो इन्हें विषम युग्मक कहते हैं। और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल विद्युत कण संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जल विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के फलस्वरूप इसका विखंडन होता है। जब हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटते हैं, अब यहाँ पे एक प्रश्न यही से हम आपको बता दें, पेपर में आता है कि डीएनए अणु को काटने वाला चाकू है या डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है, कौन तोड़ता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटा जाता है, डीएनए को काटा जाता है। द्वारा डीएनए को काटने के फलस्वरूप इसका विखंडन होता है। डीएनए को खंडों में पृथक्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जल विद्युत कण संचरण। यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के फलस्वरूप क्या होता है? विखंडन होता है, अलग अलग होता है। और डीएनए को खंडों में पृथक्कृत यानी तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत कण संचलन कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे होते क्या है? यानी कि ऐसे पौधे जिसमें बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु का प्रवेश कराते हैं और उसके द्वारा उसे प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? जीवों से लड़ने की बढ़ जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे कहते हैं। जैसे बीटी कपास, बीटी कपास इसका क्या है? एक उदाहरण है। यानी बीटी कपास की प्रगति है जो अतिरिक्त जीनों के द्वारा अनुवांशिक रूपांतरित किया जाता है। अगला यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दो नंबर वाले, चलिए देख लेते हैं सर क्या है यहाँ पे। जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण लिखिए। तो जैव विविधता के क्षति के मुख्य दो कारण क्या है? अच्छा, जानते हैं जैव विविधता होता क्या है? यानी जो जंतु पादप
विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं किसी भी स्थान पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों, स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में भिन्न का पाया जाना जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहलाता है। जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारण दो प्रकार के हैं। पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा है अतिदोहन। ये दोनों क्या है, इसके मुख्यतः क्या है सर, कारण है। पेपर में छापना है सर जी, छाप के आना है सर, कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है यहाँ पे सर ख वाला प्रश्न। ख वाला सर प्रश्न क्या है, परजीवी जंतुओं पर दो उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी करिए। यानी परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित आपको टिप्पणी करना है कि परजीवी जंतु ये सर होती क्या है, किसे कहते हैं। तो परजीवी जंतु सर होता क्या है, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित भोजन और आवास के लिए, यानी कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, दो ही होगा काम, या तो खाने के लिए या फिर आवास के लिए, बाकी इनको तो काम है नहीं कि पढ़ना है। होते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। परजीवी जीव जो अपने परपोषी पर कुछ समय तथा समस्त जीवन यापन करते हैं, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे जोक और क्या होते हैं सर, फीता, कृमि, इसके क्या है उदाहरण है। अगला है यहाँ पे आपका, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले दो अम्लों के बारे में बताइए। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले दो अम्ल कौन, जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और एल्कोहल। अगला प्रश्न यहाँ पे, परागण क्या है और इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। तो सर परागकण क्या है और इसका नामांकित चित्र करिए। तो परागकण क्या है और या लघु बीजाणु धान की संरचना पेपर में पूछेगा, लिखेंगे। प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म रचना है जिसका व्यास 0.025 मिलीमीटर से 0.115 mm तक होता है। यह एक कोश की संरचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है और भीतरी अस्तर पतला व लचीला होता है और इसे अंतःचोल कहते हैं। और बाह्यचोल विभिन्न रूपों में क्या होता है, बटा होता है। जैसे यहाँ पे इसका फिगर है, आप फिगर जरूर से जरूर बना लीजिएगा। अगला है यहाँ पे, अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि अनुलेखन इकाई कितने भाग होते हैं। तो अगर देखा जाए अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है उन्नायक, दूसरा होता है संरचनात्मक, तीसरा होता है समापक। उन्नायक क्या है, यह कोडिंग रज्जु के 5 स्टैंडर्ड सिरे पर स्थित होते हैं और डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन क्रिया प्रारंभ करने को क्या करते हैं, प्रेरित करती है। दूसरा है संरचनात्मक, अनुलेखन क्रिया को आगे बढ़ाता है और डीएनए की प्रतिकृति ही क्रिया होती है, परंतु आरएनए में टीआरएनए के स्थान पर क्या आ जाता है, यू आ जाता है। तीसरा है समापक, यह रज्जु के 3 स्टैंडर्ड सिरे पर स्थित होता है और अंत में अनुलेखन की क्रिया को बंद करने के लिए पॉलीमरेज से क्या होता है सर, पृथक करता है। उसके बाद यहाँ पर सर लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है सर, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं सर बीज किसे कहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय यानी कि ओरी में अनेकानेक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भ्रूणपोष, भ्रूण, अंडाशय, बीजांड आदि रचनाओं का विकास होता है और इन परिवर्तनों और विकास के बाद परिपक्व बीजांड बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। और ये भैया इनके क्या है, उदाहरण है विथ फिगर। बायोलॉजी का मतलब होता ही है सर चित्र, जितना चित्र उतना अच्छा आपको नंबर। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सर उसमें फिगर को ऐड करने के लिए पेपर में, ठीक है। अगला आप देखिए, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं सर आपको पेपर सॉल्व करने में। आप लोग सर कमेंट करके बताइए, अपना एक प्यारा सा कमेंट सर दीजिए कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आपको मजा आएगा तभी सर हमें भी मजा आता है सर पढ़ाने में। सर मजा ही नहीं आता जब आप लोग सर जी इंजॉय करेंगे ही नहीं पढ़ने में, सर हमें कहाँ से मजा आएगा। हाँ, हमें कहाँ से मजा आएगा, मजा आएगा क्या, बिल्कुल सर मजा आने वाला सर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता और अंतर जाति परजीविता। सर सहभोजिता क्या होता है, दो जीव जातियों में
ऐसा सजीवन जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ लेकिन दूसरी को पहली से न कोई लाभ होता है न हानि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए शार्क एवं रेमोरा मछली अथवा साधु केकड़ा एवं सी एनीमोन जो होते हैं, यह सभोजिता क्या उदाहरण है? दूसरा है सर जी यहाँ पे क्या है? अंतर जाति परजीविता। यह एक प्रकार के पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे जीव को न तो हानि होती है न ही लाभ होता है, उसे हम लोग अंतर जाति परजीविता कहते हैं। अगला यहाँ पे मेंडल कौन थे और उनके वंशागति के नियमों का नाम लिखिए। मेंडल कौन थे और उनके वंशागति के यहाँ पे नियमों के नाम लिखना है। चलिए देखते हैं भैया मेंडल साहब कौन थे। मेंडल प्रथम अनुवांशिकीविद थे। इन्हें अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी का क्या डाला था भैया? नींव डाला था। एक प्रश्न बनता है, मेंडल ने किस मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? उद्यान मटर। उद्यान मटर के पौधे पर के पौधे पर यह आपके पेपर में छपता है, ठीक है ना? इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम सेटाइवम पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना? ये लिख लीजिएगा। मेंडल के वंशागति के सब 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं सर। इसको आप तीनों स्टार पॉइंट लिखिएगा और आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं अगर स्टार पॉइंट करवा रहा हूं तो मतलब आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और मैं आपको जो 50 टॉपिक करवाया था सब इसी में आपको मिल जाएगा वो चीज। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला है यहाँ पे घ वाला। क्या प्रश्न बोल रहा है? सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं? चलिए देखते हैं सर, सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, किसे कहते हैं सर सहज प्रतिरक्षा? आपके पेपर में सर छपने वाला है एकदम प्रश्न। और आप अगर ये प्रश्न देखें तो आप करके आइएगा सर, छोड़िएगा मत। ये प्रतिरक्षा से हर साल पेपर में सर प्रश्न बनता है। सर क्या होता है सहज प्रतिरक्षा? यह प्राकृतिक और जन्मजात होता है। यह किसी रोग विशेष से शरीर की सुरक्षा नहीं होती। यह सभी प्रकार के रोगों में समान रोगों का सामना करने की क्षमता होती है और सभी रोगों के लिए समान होती है। ध्यान देना, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? यह प्राकृतिक और जन्मजात होती है। यह किसी रोग विशेष से शरीर की सुरक्षा नहीं होती। यह सभी प्रकार के रोगों के सामना करने में मतलब सभी रोगों का ये सामना करने में सक्षम है और सभी रोगों के लिए समान होती है। पहला जैसे भौतिकी अवरोध या शारीरिक मार्ग अवरोध, दूसरा है कार्यकी मार्ग अवरोध, चौथा है कोशिकीय अवरोध और चौथा है साइटोकाइन रोध। तो कितने होते सर? ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। अगला है आपका पेपर में आएगा न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप ये न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाइएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। क्या सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। पेपर में अगर छपा सर तो इसको छाप के आएंगे। देखिएगा कुछ करना नहीं है सर जी। पेपर में सर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक आप अंडा बना दीजिएगा। क्या बना देंगे? एक अंडा बना देंगे, गोला बनाइएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर से एक गुरुदेव हम लाके हंसिया लगाएंगे और फिर इसी हंसिया को पीछे ले जाके ऐसे निकाल के घुमा देंगे। क्या करेंगे? यही घुमा देंगे। फिर लपेटते हुए सर जी पीछे से यहाँ पे आके सर क्या करेंगे? निकाल देंगे। बात समझे ना? ये इधर से आया है, पीछे से होते हुए फिर इधर आया है, मतलब घूम गया है। चारों तरफ एक आप ऊपर से लीजिएगा, आप उसको चारों तरफ घुमा दीजिए, लपेट दीजिए। मतलब कि कुल मिला के गुरुदेव ये हमारा अंडा है, ये हमारा सर्प है। सर्प क्या किया सर? इसको लपेटा है। पहले ऐसे गया है, फिर ये आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ये आया है। पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सर ये छिपा हुआ है, क्योंकि ये पीछे से आया हुआ है। जब इसको उठा के देखेंगे तब दिखाई देगा। फिर यहाँ पे एक आप लगा के दोनों पूंछ और मुंह पे लगा के डंडा बांध दिए। ये क्या हो गया सर जी? हमारा हिस्टोन्स हो गए। क्या हो गया सर? हिस्टोन्स हो गए। और ये स्टोन्स के अष्टक हैं। तो ये आप लगा दीजिए न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन का फिगर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा नंबर एग्जामिनर चाचा दे देगा। अब आप लोग सर कमेंट बॉक्स में छापिए कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। चलिए थोड़ा लिख भी देते हैं न्यूक्लियोसोम होता क्या है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित एवं धनात्मक आवेशित प्रोटीन्स में बंधकर एक जगह पर बंधा रहता है और इस संरचना को केंद्रकाभ कहा जाता है। केंद्रकाभ में डीएनए बड़े लूप में प्रोटीन से जुड़कर व्यवस्थित होता है और धनात्मक आवेशित प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है। 8 हिस्टोन अणुओं की इकाई चारों ओर से ऋणात्मक आवेशित अणुओं से जुड़ा होता है और इसे क्या कहते हैं सर? हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगला सर यहाँ पे ख वाला है फाइलेरियसिस। क्या है? फाइलेरियसिस क्या है और इस रोग के कारण और लक्षणों का क्या करिए आप लोग वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं सर जी। फाइलियरिसिस यानी कि फील पाँव किसे कहते हैं? फील पाँव मतलब क्या होता है सर? हाथी पाँव। इसको और क्या बोलते हैं सर? हाथी पाँव। यह रोग बाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी निमेटोड द्वारा होता है। यह कृमि लसिका वाहिनियों में रहता है और वयस्क कृमि सजीव और मृत दोनों ही स्थिति में रोग उत्पन्न करते हैं। जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है और हानिकारक उपापचय पदार्थों का संचय करता है और इसके फलस्वरूप लसिका वाहिनियों की एंडोथीलियल उपकला कोशिकाएं विभाजित होकर वाहिनियों की गुहा को बंद कर देती है और इसके फलस्वरूप बुखार आता है और यकृत, प्लीहा, अंडकोश, पैर आदि में सूजन आ जाते हैं और इस रोग को फिल पाँव कहते हैं। यह रोग एडीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है सर? फैलता है। ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है सर जी? प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा कीजिए। मतलब प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? आपको क्या करना है सर? इसका वर्णन करना है। देखिएगा सर, हम जानते हैं सर प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं। जीवाणु ई कोलाई से वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक्करण किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए में से मेथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं सर? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। विषाणुओं के डीएनए को काटने वाले एंजाइम को निम्न कारणों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या दिया गया सर? नाम दिया गया। रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि यह विषाणुओं के डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि का गुणन करने को क्या करता है? रोकता है। और न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि डीएनए को क्या करते हैं सर? विघटित करते हैं। और अगला यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल को सिरे की ओर से नहीं बल्कि अपितु बीच में क्या करते हैं सर जी? काटते हैं। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। सर प्रश्न क्या है सर? बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए सर। बायोरिएक्टर होता क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न सर, पेपर में छपने वाला प्रश्न सर। एक बार मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ और वीडियो को लाइक कर दे रहा हूँ और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ साथ क्या करिए यहाँ पे लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, तो जाके SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स भाई ओपन है, आप प्यारा सा अपना कमेंट दीजिए ना सर, आपके लिए खुला है। ठीक ना? चलो सर, बायोरिएक्टर क्या होता है? यह एक स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद वेस्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विलोडन यानी कि स्टीयरिंग प्रकार का होता है। तो ये रहा आपका सर जी बायोरिएक्टर। क्या है सर जी? बायोरिएक्टर। देखिएगा ये आपका बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है आपका साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर और दूसरा है दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर। एक साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर और दूसरा क्या होता है सर? दंड विलोडन हौज बायोरिएक्टर। ये दोनों बायोरिएक्टर में से कोई एक आप चित्र तैयार कर लीजिए, पेपर में छाप दीजिएगा सर। क्या करेंगे सर? छाप देंगे। ठीक है ना? इसके आगे क्या लिखेंगे सर? ये इसके आगे लिखेंगे ये सामान्यतः बेलनाकार होते हैं
और इनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंदर अंतः वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है और विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ उसके मिश्रण का काम करते हैं। स्पार्ज स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर में हवा बुलबुले के रूप में भेजी जाती है और रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र और झाग नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अगला यहाँ पे सर छठा क सर छठा क सर प्रश्न क्या बोल रहा है? पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है। आपको इसका सर क्या करना है? चित्र बनाना है। आप देख लीजिए सर। ये क्या करिए सर जी? देख लीजिए, आपके पेपर में आएगा, देन आपको सर छाप देना है, ठीक है ना? बाकी इसके बारे में और आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आपके प्रश्न है यहाँ पे, थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर थैलेसीमिया रोग होता क्या है? किसे कहते हैं सर? थैलेसीमिया रोग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। थैलेसीमिया एक वंशानुगत यानी माता पिता से जीन के माध्यम से बच्चों में पारित रक्त विकार है, जो तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, जो लाल रक्त कणिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। जब पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता तो शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती और वे कम समय तक टिकती हैं। इसीलिए रक्त प्रवाह में कम स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं प्रवाहित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और ऑक्सीजन एक प्रकार का भोजन है जिसका उपयोग कोशिकाएं कार्य करने के लिए करती हैं। जब पर्याप्त स्वस्थ लाल कोशिकाएं नहीं होती तो शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती हैं, जिससे व्यक्ति को थकान, कमजोरी या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है और यह एनी एनीमिया नामक स्थिति है और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में हल्का या गंभीर एनीमिया हो सकता है और गंभीर एनीमिया अंगों को नुकसान पहुंचाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। अगला है यहाँ पे सर ग वाला, क्या है? किण्वित पेय पदार्थ क्या है? इसका उदाहरण सहित आपको वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं सर, किण्वित पेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पेय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों इष्ट द्वारा किण्वन क्रिया से प्राप्त होते हैं किण्वित पेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वाइन, बियर आदि अल्कोहली पेय इष्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं और अंगूर के रस के सैकरोमाइसीज सेरेविची तथा सैकरोमाइसीज एल एलिप्सोडियस द्वारा किण्वन से वाइन बनती है। माल्ट या जौ के रस से बियर तैयार की जाती है और न्यूटाइल एल्कोहल तथा एसीटोन आदि बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से क्या होते हैं सर? निर्मित होती है। अगला यहाँ पे स्तन ग्रंथि के आरेखी कार्ड का नामांकित चित्र बनाए। भैया ये आपका स्तन ग्रंथि के नामांकित चित्र है, जो कि आपको यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। ये पूरा पूरा आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है सर। पेपर में आएगा सर, आपको छापना है सर। पेपर में आएगा सर, आपको छापना है। आ जाएगा, छाप के आएगा। 70 में 70 सर आपका बिल्कुल नंबर पक्का होगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल का मतलब 100 नंबर। अगला यहाँ पे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि बड़ा वाला प्रश्न, 5 नंबर का सर प्रश्न। कितने नंबर का सर? सर 5 अंकों का प्रश्न, 5 अंकों का सर प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। सर प्रश्न क्या है? प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? विस्तार से समझाइए। सर प्रतिरक्षा होती क्या है? किसे कहते हैं प्रतिरक्षा? आपको विस्तार समझाना है। ये हर साल पेपर में सर रिपीट होता है। चलिए देखते हैं सर, पेपर में आएगा तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, प्रतिरक्षा सर इम्यूनिटी। आप हेडिंग डाल लीजिए। बहुत प्यार से सर समझा रहे हैं, सिंपल से सिंपल भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भरोसा नहीं है, खोल लीजिए सर क्वेश्चन बैंक, खोल लीजिए क्वेश्चन बैंक और देख लीजिए क्या ये पेपर में प्रश्न नहीं आया है। पेपर में प्रश्न नहीं आया, नहीं आया तो सर हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये 2023 के पेपर से प्रश्न आया हुआ जाके सर मिला लीजिएगा। कसम से सर एक एक नंबर के प्रश्न आपको सर करवा देंगे, छूटेगा नहीं, देख लीजिएगा। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समय स्थिरता बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे शरीर की प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं सर। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं सर। विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार सर कितने प्रकार की सर जी? स्पेसिफिक
इम्यूनिटी होती है, तो सर विशिष्ट या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा को पुनः 2 भागों में बाँटा गया। मतलब कि ये कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। पहले तो प्रकार हो गए, अब फिर इसके भी प्रकार हैं। जैसे पहला है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएँ प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती हैं। यह तब विकसित होती है जब व्यक्ति रोग से ग्रसित हो या रोग के लिए टीके लेता हो। अब ये सक्रिय प्रतिरक्षा सर 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी देखना है यहाँ पे? पहला है आपका प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। अच्छा, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है, जो प्रतिरक्षी कोशिकाओं या प्रतिरक्षण सक्रिय कोशिकाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। अगला है कृत्रिम सक्रिय उपाधि प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के लिए विभिन्न रोगाणुओं द्वारा प्रयोजनों का निर्माण व्यापारिक रूप से किया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है टीका, दूसरा है जीवाणु टीका, तीसरा है जीव विषाणु और चौथा है विषाणु टीका। सर एक-एक करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या देखेंगे? पहला है टीका। यह विभिन्न जीवाणुओं तथा विषाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जो सक्रिय एवं निष्क्रिय रोगाणुओं के लिए टीका बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है जीवाणु टीका, इसे अक्रिय जीवाणु कोशिका से हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तीसरा है जीवाणु विष, यह विषाणु का विष है, इसमें अक्रिय जीवाणु कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। और चौथा है विषाणु टीका, विषाणु शरीर के विभिन्न भागों में से इस प्रकार से अनेक टीके तैयार किए जाते हैं, जैसे पोलियो, चेचक आदि के टीके। अब फिर यहाँ पे सक्रिय के बाद अब निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा देखते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है। अब ये भी आपके 2-2 प्रकार में बाँटा गया। पहला क्या है आपका? प्राकृतिक। पहला क्या है सर जी? प्राकृतिक अक्रिय निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा यहाँ पे है। सर इसको क्या लिखेंगे? ठीक है? निष्क्रिय बोलिए, सॉरी अक्रिय बोलिए या फिर निष्क्रिय बोलिए। इस प्रतिरक्षा को जन्मजात उपार्जित अक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि भ्रूण में माता के रुधिर से बनी हुई प्रतिरक्षा यानी कि माता प्रतिरक्षी भ्रूणी परिवर्धन द्वारा प्रवेश कर जाती है एवं जन्म के पश्चात, जन्म के बाद 3 से 6 महीने तक जीवित रहती है। ठीक इसी प्रकार जन्म के बाद माता का शुरुआती दूध अथवा कोलोस्ट्रम वास्तव में प्रतिरक्षी एजी तत्व एम का ही घोल हो सकता है। अगला लिखेंगे कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ये रहेगा यहाँ पे अक्रिय रहेगा, नॉट सक्रिय रहेगा। क्या रहेगा? अक्रिय रहेगा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा मानव में प्रतिरक्षी सीरम को कृत्रिम रूप से इंजेक्शन द्वारा रुधिर परिवहन में प्रवेश कराने के कारण होती है, जैसे टिटनेस, रेबीज, खाद्य विषाक्त एवं सर्व विषाक्तता आदि में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये रहा क्लास 12th बायोलॉजी के आने वाले आपके सेट पेपर। जितने भी हम सर सेट पेपर दे रहे हैं, सारे के सारे तैयार कर लो। नंबर से जो भी सर हम आपको दे रहे हैं, गारंटी सर हम इसकी ले रहे हैं सर कि हर एक क्वेश्चन पेपर आपका छपेगा सर, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में सर 7 सेट बनते हैं, 75 जिले हैं, समझ लीजिए सर। तो इसलिए आप लोग ये सारे आप लोग रट लीजिए, आपको पूरा इसमें 50 टॉपिक का सोल्यूशन मिल जाएगा, बाकी आपको अलग से तो करवाएंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।